तो चलो यार शुरू करते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम कोशिश करते हैं समझने की। तो क्या करते हैं अपन, पहले पहले तो जान लेते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम। बेसिकली ये है कि अगर एक पाइप में पानी बह रहा है तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा ना, या फिर जो सम होगा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कांस्टेंट होगा, है ना। देखते हैं कैसे होगा। मुझे नहीं पता भाई, ये बोल रहा था ये बंदा बर्नौली। तो नदी ले लेते हैं, अनस्टेडी फ्लो है, ठीक है। अनस्टेडी फ्लो है। यहाँ पे एक अपना ऑब्जर्वर बंदा खड़ा है, रमेश। इस पॉइंट पी पे पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है। तो अपन भी देखते हैं। एक जिस फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है वो होगा, पहले तो प्रेशर फोर्स होगा, राइट। प्रेशर में डिफरेंस, उसकी वजह से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा फील्ड फोर्सेस। अब ये फील्ड फोर्सेस कैसे कैसे होंगे, तो यहाँ पे कोई गंगा जल नहीं है, कोई साफ पानी नहीं है, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कोई, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा फ्लो को, अट्रैक्ट करेगा ना पार्टिकल्स को, तो इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो होगा। दूसरा, डाइपोल नेचर का होता है पानी, करेक्ट। तो अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो भी डिफ्लेक्ट कर देगा फ्लो को। तो सारी फील्ड फोर्सेस को अपन अकाउंट में लें अगर, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक टर्म यूज़ करेंगे एफ के, ठीक है। कोई भी टर्म ऐसे ही बस समझने के लिए। तो एफ के, तो ये दोनों फोर्सेस का जो सम है उसकी वजह से एक्सलेशन वाला फोर्स आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सलरेशन आ जाएगा एफ पी अपॉन एम, एफ के अपॉन एम। ये है जो कि स्पेसिफिक फील्ड फोर्स है, फील्ड फोर्स पर यूनिट मास। इसको अपन आगे से किससे दिखाएं, क्यू से, ठीक है। अगर मैं एल बोलता तो तुम लोग कुछ और समझते, तो क्यू, क्यू से दिखाएंगे भाई। तो ये हो गया है ना, ये हो रहा है चेंज मोशन में। और देखते हैं और कैसे चेंज हो सकता है मोशन में, मतलब फोर्सेस कैसे कैसे। तो जैसा मैंने यहाँ पे बोला था अनस्टेडी फ्लो, है ना, मतलब कि इसका मतलब है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, है ना। सपोज इधर कोई नहा रहा होगा, नदी में नहाते ही कोई ना कोई, इधर कहीं पत्थर वत्थर पड़े होंगे, तो पानी टकरा के यहाँ पे सपोज वो बंदा जोर से कूदा पानी में, तो जो पार्टिकल, जो मास है यहाँ पे, पार्टिकल है, मैटर का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा, राइट। तो धीरे धीरे वो इसको भी इफेक्ट करेगा, यहाँ पे पार्टिकल के मोशन को इफेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक और अपना बंदा है, इसी का भाई सुरेश, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखता है टी सेकेंड में, ये यहाँ पे देखता है 2 सेकेंड बाद, थोड़ा स्लो है। तो पार्टिकल का जो, अलग अलग पार्टिकल का मोशन अलग अलग दिखाई देते हैं दोनों को। क्यों? इसी वजह से कोई नहा रहा होगा, किसी ने पत्थर फेंक दिया या कहीं पत्थर आ गया बड़ा सा नदी में, यही सब अनस्टेडी फ्लो है, ठीक है। सेम प्लेस, जगह वही है, टाइम वेरी कर रहा है, उसके हिसाब से फ्लो भी वेरी कर रहा है।
तो एक तो ये हो गया, ये चेंज कर रहा है फ्लो को। और क्या चेंज कर सकता है? स्पेस मतलब पोजीशन अगर बदल दें। सपोज जैसा मैंने बोला नदी में पत्थर होते हैं, यहाँ बीच में एक पत्थर है, एक पार्टिकल आया तो पत्थर के बीच से तो नहीं जा सकता ना, घूम के जाएगा, तो इसको अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से भी फ्लो में चेंज आएगा, फ्लो के डायरेक्शन में। तो स्पेस और टाइम दोनों इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो मैं इतनी बकबक किया इसको अगर अपन मैथमेटिकली लिखें तो वो होगा कुछ ऐसा। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वी में चेंज हो रहा है प्लस स्पेस के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, राइट। ये अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव समझ में नहीं आते तो डोंट वरी, मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कैलकुलस, तो फिर अपन समझ जाएंगे सब। और नाबला वगैरह डेल वगैरह नहीं समझते तो कोई भी सब पल्ले पड़ जाएगा। इसको अगर अपन dt से डिवाइड कर देंगे तो ये अपनों को एक्सेलरेशन दे देगा dv/dt, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा dt से, और यहाँ पे ये वेलोसिटी है अपना, ठीक है। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। दोनों को इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो बेसिकली अपना थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? प्रेशर प्लस ये, इसको तो अपन ये क्यू लिखे थे ना, स्पेसिफिक फील्ड फोर्स, प्लस थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली है। ये जो दो टर्म है, ठीक है, चूँकि टाइम का एक ही डायमेंशन होता है तो टाइम के बारे में अपन को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे स्पेस, ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव चेंज, ठीक है। मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज x डायरेक्शन में हो रहा है, ये फ्लो का डायरेक्शन x है, पहले नहीं बताया क्या, ठीक है। अगर x डायरेक्शन में फ्लो में चेंज आएगा तो वो y डायरेक्शन में भी फ्लो में चेंज को अफेक्ट करेगा, और z डायरेक्शन में भी, जहाँ भी होगा वो z, ठीक है। मतलब सीधे सीधे समझ लेना यार। अगर यहाँ पे पार्टिकल थोड़े से रुक गए, जैसे पत्थर की वजह से रुक गए, ठीक है, तो जो मटेरियल का फ्लो है वो ऊपर नीचे ज़्यादा होने लगेगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो एक्स में अगर कम हो गया फ्लो तो वाई और जेड में बढ़ जाएगा, राइट। तो वैसा एक डायरेक्शन में अगर फ्लो चेंज होगा तो वो बाकी दोनों डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगा, करेगा, ठीक है। तो ये समझ गए अपन। अब यहाँ पे जो प्रेशर जो लग रहा है, इसको अगर अपन, चूँकि प्रेशर सरफेस पे लगता है तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लग रहा है सरफेस में, राइट। एक सरफेस ले लेते हैं, नदी में एक क्यूब शेप का, एक डब्बा शेप का पानी का एलिमेंट ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे एक सरफेस है, A1 एरिया है, dA1 एरिया है, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स होगा dA1 होगा, राइट। ये भी सरफेस है तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स होगा P प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, P प्लस ये x डायरेक्शन में, हाँ x चेंज होने से हो रहा है। इसमें से इसको कैंसिल कर घटाएंगे, माइनस करेंगे, ये ज़्यादा होगा हमेशा इससे, ठीक है। तभी तो इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ये ज़्यादा है, तो माइनस dx dA1, राइट, कैंसिल हो जाएगा।
जैसा मैंने बोला ये फिर स्पेस यहाँ पे जगह आ गया, ठीक है। तो ये भी 3 डायमेंशन में होगा। तो y के लिए बस यहाँ पे y लिख देना है ना। मतलब ये x पे डिपेंड कर रहा है। जब y में चेंज होगा इधर पे और ये z इधर है, ठीक है। ये बेसिकली अपना वॉल्यूम है dv। तो इस वाले इक्वेशन को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में बताऊंगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिखें यार, मेरे को भी देखते हैं। ये है ना, तो इसको अपन लिखेंगे नाबला ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, माइनस साइन है। m को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यू है ना, ये रो है ना, रो डेंसिटी। तो प्लस यहाँ पे इसका मैं बता सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। यार मैट्रिसेस में लिखना है 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ये अपना एक कोई चौथा इक्वेशन आ गया। ये माइनस इस साइड लेके जाते हैं तो ये बचेगा अपने यहाँ पे सिर्फ q इक्वल्स टू k प्लस v डेल। ये अगर मैं एरो नहीं भी बना रहा हूँ तो भी ये वेक्टर है, ठीक है, समझ जाना। नावला है, ग्रेडियंट ऑपरेटर है। इसको इस साइड ले गए अपन तो ये प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी आसानी हो, थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए अपन एक काम करते हैं, 3 डायमेंशन में कैलकुलेशन ना करके एक स्ट्रीम लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है, ठीक है, ये जी यहाँ पे है माइनस, ठीक है। जी ऐसा है तो ये हो गया जी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और ये हो गया जी कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ अपन डी एस मान लेते हैं, ठीक है। ये फ्लो का डायरेक्शन अगर यहाँ पे एस है, फ्लो का डायरेक्शन है एस, फ्लो का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एस है तो थीटा, ये जी कॉस थीटा होगा और ये जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं अपन, डी एस साइज का होगा, और ये z डायरेक्शन में एक ये वाला टुकड़ा ले रहे हैं तो इसको डी जेड मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये जी कॉस थीटा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर यहाँ में सीधे सीधे लिख दूँ तो वो होगा माइनस, अपन बेसिकली यहाँ पे जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन बाकी सारे जो फील्ड फोर्सेस हैं उनको या तो निगलेक्ट कर दिया या ज़ीरो मान लिया, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स से ले रहे हैं। तो ये हो गया जी कॉस थीटा रो।
थोड़ा सा और सिंपल करते हैं इक्वेशन को। टाइम पे जो वेरी कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसको अपन क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। मतलब जो फ्लो है उसको अपन अनस्टेडी की जगह सिर्फ स्टेडी लिख देते हैं। सिंपल स्टेडी फ्लो है अब, ठीक है, लेमिनार फ्लो है। पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा अगर ये स्टेडी फ्लो है तो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है, लेमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि कंप्रेस नहीं हो रहा है, सभी को पता है उसका मतलब यार, जी cos थीटा। ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा अगर स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है तो बेसिकली अपने पास ये टर्म बचेगा, राइट। अब चूँकि ये अपन वन डायमेंशनल एक स्ट्रीमलाइन के लिए ले रहे हैं, तो इनको अपन वापस से ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, भूल गया भाई कैसे लिखना है। इसको अपन लिख सकते हैं कुछ ऐसा, वन डायमेंशन के लिए है ना, वापस से 3 डायमेंशन में नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हो गया अपना कुछ इंटू वी प्लस वन अपॉन रो, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस जी कॉस थीटा, ये हो गया। अब थोड़ा सा और सिंपल करते हैं अपन। सिंपल मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अपन इसको टोटल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं टी वी अपन टी एस ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया था कॉस थीटा, इसका वैल्यू आएगा, अगर ये जो है ये डी जेड है और ये जो है डी एस है, तो ये आ जाएगा अपना डी जेड अपन डी एस कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू डी जेड अपन डी एस आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे टी वी इंटू वी प्लस वन अपॉन रो टी पी इक्वल्स टू माइनस सी डी जेड। इसको साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा क्या, टी वी इंटू वी प्लस वन अपॉन रो टी पी प्लस जी डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ये अपना रिलेशन आ गया, ठीक है। अब अगर अपन को बर्नौलीज थ्योरम चाहिए तो बस इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे, ये रो है, ये प्रेशर है, हाँ अलग अलग चीज़ें। कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन रो
प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी टू सेट कांस्टेंट। तो ये है बर्नौली का इक्वेशन। जी से डिवाइड करते हैं अगर ये, तो 2g प्लस पी अपॉन रो जी प्लस सेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। और रियल फ्लूइड के लिए अगर निकालें तो ये हो गया EL। ठीक है, ये EL बेसिकली एनर्जी लॉस बताएगा दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ अपना ख़त्म बर्नौलीज़ थ्योरम। बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी, डोंट वरी, मैं कैलकुलस वाले चैप्टर में बता दूंगा शायद।